नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रेम की बात आपके साथ में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव आज वोटिंग था और वोटिंग के बाद जो एग्जिट पोल के सर्वे आए हैं वो एक तरह से जो पहले से अनुमानित थे कि इस बार दिल्ली में बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है और कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा था। और अगर आप बीजेपी को देखें तो वो भी पूरी तरह से आश्वस्त नज़र आ रही थी कि इस बार का चुनाव भाजपा सरकार बनाने जा रही है दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में। और अगर एग्जिट पोल की भी अगर बात करें तो कमोबेश इसी तरह के नतीजे दिखाई दे रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा टीवी पे लगातार चुनाव समाप्त होने के बाद अलग अलग कंपनियों का एग्जिट पोल आया है। उसमें से ज़्यादातर जो एग्जिट पोल जिन्होंने किया है उनके आंकड़े ये बताते हैं कि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। हमारे पास भी करीब करीब 11 सर्वे एजेंसियों का आंकड़ा मैंने निकाला है, जिसमें सबसे ज़्यादा पीपुल्स पल्स जो सर्वे किया है पीपुल्स पल्स ने, उसने 51 से 60 सीट भाजपा को दी है और वहीं आम आदमी पार्टी को 10 से 19 सीट। लेकिन चौंकाने वाले दो एजेंसीज भी हैं। जैसे बात करें वी प्राइड साइड की, उसने भाजपा को 18 से 23 सीटें और आम आदमी पार्टी की 46 से 52 सीटें दी है। वहीं एक और है माइंड ब्रिक्स, जिसने दिल्ली के सर्वे में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया है। बाकी अगर मैट्रिक्स की बात करें, जेबीसी पोल की बात करें तो इनका कमोबेश 39 से 45, 35 से 40 और आम आदमी पार्टी को 22 से 31 और 32 से 37 सीटों का है। अगर इन तमाम एजेंसियों का पोल ऑफ द पोल अगर आप निकालेंगे तो आम आदमी पार्टी को 25 से 27 सीटें और भाजपा 43 सीट मिनिमम जीतती हुई दिखाई दे रही है। ये चुनाव शुरू होने के पहले ये तय था कि कांग्रेस इस चुनाव को सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए कि उसे चुनाव में उतरना है और इसी वजह से वो चुनाव लड़ रही थी। आपने देखा होगा कि दिल्ली चुनाव की घोषणा होने के बाद भी राहुल गांधी दिल्ली में प्रचार करने के लिए नहीं उतरे थे। कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अगर मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस को मिल जाता है तो भाजपा सरकार बना लेगी। और इसी चलते राहुल गांधी कहीं ना कहीं कंफ्यूज अवस्था में दिखे और यही कारण है कि कांग्रेस जब दिल्ली इलेक्शन की बात हो रही थी तो उन्होंने 30-35 सीटों को चिन्हित किया था और वहां पे बहुत ही मजबूती से लड़ने की तैयारी कर रही थी। लेकिन जब चुनाव की घोषणा हुई और कांग्रेस जिस प्रकार से कैंपेनिंग में नदारत रही, वो कहीं ना कहीं दिख रहा था सभी लोगों को कि कांग्रेस इस चुनाव को जीतने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को आजमाने के लिए लड़ रही थी। जहां 2020 के चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत
4% था, वो ये चाह रही है, या ये कह सकते हैं कि वो ये देखना चाह रही है कि इस बार वो अपने वोट प्रतिशत में कितना परसेंट इजाफा कर सकता है। आप सभी ने देखा लगातार पिछले 3 चुनाव में, जहां लोकसभा की 7 सीटों पे बीजेपी 53 से 55% वही दिल्ली की जनता वोट करती है। उल्टा विधानसभा में केजरीवाल के पास आंकड़ा इसका पहुंच जाता था 53%, और बीजेपी का जो अपना जो कोर वोटर है करीब करीब 38%, वो इंटैक्ट रहा हुआ है। जबकि भाजपा 27 सालों से दिल्ली की सत्ता से दूर है, और इस बार जिस प्रकार से केजरीवाल की राजनीति रणनीति रही है, भाजपा ने भी उसी के हिसाब से अपनी प्लानिंग को इंप्लीमेंट करके दिल्ली का चुनाव लड़ा। और यही वजह है कि इस बार दिल्ली के चुनाव में ये फाइट देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं केजरीवाल को दिन में तारे देखते हुए नजर आए, इससे कोई भी इनकार नहीं किया जा सकता। 2015 और 2020 में जब चुनाव हुए थे, उस समय केजरीवाल की जो राजनीति थी फ्रीबीज की थी, उसके चलते एक सम ऑफ वोट, चाहे वो मिडिल क्लास के हों, अपर मिडिल क्लास के हों, लोअर ग्रेड के हों, ये सारे वोट एक तरफा आम आदमी पार्टी को मिल रहा था। लेकिन उस समय केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि उनके चरित्र पर किसी भी प्रकार का दाग नहीं लगा था। लेकिन शराब घोटाला में जेल के अंदर जाने के बाद जिस प्रकार से अपने मुख्यमंत्री पद को त्याग कर वो दिल्ली की सड़कों पे उतरकर अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा था कि मेरे ऊपर फर्जी इल्जाम लगाकर जेल में डाल दिया गया, झूठा केस बनाकर। सबसे मजेदार बात यह है कि जो कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में इस केजरीवाल के साथ चुनाव लड़ रही थी, उस समय वो भी केजरीवाल के सुर में सुर मिलाकर ये बताने की कोशिश कर रही थी कि भाजपा ने गलत एलिगेशन लगाकर केजरीवाल को जेल के अंदर डाल दिया है। और इस चुनाव में जब दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो यही राहुल गांधी मंच से केजरीवाल के शीश महल की भी बात करते हैं, केजरीवाल के शराब घोटाले की भी बात करते हैं। और ये आप सभी को पता होगा कि लीकर स्कैम पॉलिसी में जो आरोप लगाया गया था वो कांग्रेस ने ही लगाया था। और जो इस बार बजट पेश हुआ उसमें मिडिल क्लास लोगों को इनकम टैक्स में 12 लाख तक की जो छूट दे गई, वो भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में दिखाई दिया। केजरीवाल तो एक डायलॉग बराबर मारता था, आप लोगों को भी याद होगा कि जी हम सरकार में हैं, केंद्र सरकार मोदी जी हमको काम करने नहीं देती है। तो इस बार दिल्ली की जनता ने भी सोचा है कि भाई जब इसको सरकार बना लेती है केजरीवाल, तो ऐसे भी ये काम अगर नहीं करेगा तो बोल देगा कि केंद्र हमको काम करने नहीं दे रहा है। ऐसे में जो केंद्र में है उसी को एक बार दिल्ली की सत्ता में आने का मौका देना चाहिए, ये भी लोगों का एक विचार था। और यही बड़ी वजह है कि इस प्रकार से वोटिंग हुआ। लोग ये भी मान रहे थे, आंकड़ों में 2020 की अगर आप बात करेंगे तो मोटा मोटी दिल्ली में करीब करीब 62% वोटिंग हुई थी। और आज शाम 5 बजे तक जो आंकड़े जारी हुए थे उसमें 58% वोटिंग हो चुकी थी।
6 बजे तक वोटिंग के आंकड़े, और उसके बाद जो लोग लाइन में लगे हुए वो सारे वोट पड़ने के बाद जब चुनाव आयोग फाइनल आंकड़ा जारी करेगा तो ये आप मान के चलिए कि 2020 में जो वोटिंग परसेंटेज था उससे कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज इस बार ज़्यादा होने की उम्मीद निश्चित तौर पे है। और इसी सब बातों को अगर आप कंक्लूजन पर पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि इस बार जो चाल केजरीवाल ने चली थी उसी पिच पर भाजपा फ्रंट फुट से बैटिंग करती हुई नजर आई और केजरीवाल को उसका कोई काट नजर ही नहीं आ रहा था। और जिस प्रकार से इस बार दिल्ली का चुनाव हुआ, जिस प्रकार से शब्दावली का प्रयोग किया गया, गाली गलौज की गई, ऐसा आप पिछले कई वर्षों में किसी भी राज्य के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में आपको देखने को नहीं मिला हो। कल ही आपने देखा किस प्रकार से आतिशी का जो पीए था उसकी गाड़ी में कैश बांटते हुए रखा हुआ पकड़ाया गया। और जिस प्रकार से इस बार आम आदमी पार्टी बाहर से लोगों को बुलाकर पैसे और शराब बांटने का काम कर रही थी, पुलिस की सतर्कता से वो भी सही से काम नहीं कर पाई। तो बीजेपी का पहले से ही प्लान था कि 38% तो हमारा वोट है और 53% के वोट करीब करीब हमको लोकसभा में मिलता है, तो उस वोट को जो स्विंग होता है बीच का 18%, उसको ट्रांसफर आम आदमी पार्टी में होने से कैसे रोका जाए। और इसके लिए उन्होंने पिछले 6 महीने से ग्राउंड पे वर्क करना चालू किया और इसको लगातार सही से मॉनिटरिंग करते हुए, चाहे वो बड़े केंद्रीय नेता हों, संगठन हो और आरएसएस हो, सब अपने अपने स्तर से ग्राउंड पे काम कर रहे थे। और ये भी माना जा रहा है, और ये आप मान कर चलिए कि अगर इसके उलट नतीजे आते हैं और दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी बना लेती है तो भाजपा के लिए आगे की राजनीति में दिल्ली की सत्ता में वापसी करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जिस प्रकार का माहौल अभी बना है ये कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में उसको ये मौका नहीं मिल सकता। अब फाइनल नतीजे क्या आएंगे ये तो 8 तारीख को पता चल जाएंगे, लेकिन जितने भी लोग हैं जिन्होंने इसके एनालिसिस किया है दिल्ली के चुनाव को, उन सभी का कहना है कि भाजपा इस बार सत्ता में पूर्ण बहुमत से आ रही है। और रही बात नई दिल्ली सीट से, चाहे अरविंद केजरीवाल पड़पड़गंज से ओझा कालका जी से आतिशी हो, चाहे जंगपुरा से मनीष सिसोदिया हो, इन चारों के चारों सीट फंस गई है। और उम्मीद की जा रही है कि भाजपा यहां से गेन करेगी, जीतेगी और आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पे हारेगी। क्योंकि नई दिल्ली सीट केजरीवाल के लिए इसलिए भी इस बार मुश्किल हो गई क्योंकि संदीप दीक्षित कांग्रेस से बहुत मजबूती से इस बार चुनाव लड़ रहे थे और जो वाल्मीकि समाज का वोट एक मुश्त केजरीवाल को मिलता था, 1,31,000 के आसपास टोटल वोटिंग है न्यू दिल्ली सीट की, उसमें 15,000 की संख्या में वो लोग हैं जो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हमें कोई भी समाधान इस सरकार से नहीं मिलता है। जिस प्रकार केजरीवाल के खिलाफ वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी दिखी और जिस मजबूती के साथ संदीप दीक्षित नजर आए ग्राउंड पे, ये निश्चित तौर पे जितना वोट कांग्रेस काटेगी उतना ही ज़्यादा मार्जिन केजरीवाल के हारने का प्रवेश वर्मा के साथ में रहेगा। और जेवीसी ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल, आतिशी
मनीष सिसोदिया, ये सारे जितने भी लोग हैं ये निश्चित तौर पे हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनल नतीजे 8 तारीख को आएंगे, उस पर भी चर्चा होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।